हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेल के टॉपिक के बारे में, क्योंकि बेल के मैं ऑलरेडी दो टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ। पहले मैंने आपका टाइप्स ऑफ बेल मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था आपको 3 टाइप्स की मेन बेल्स होती हैं। दैट इज़ रेगुलर बेल, इंटरिम बेल, एंटिसिपेटरी बेल। और इसके अलावा एक और बेल के बारे में बात करी थी मैंने, आपका डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में। वो वीडियो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आपका जो सीआरपीसी के अंडर जो बेल है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन और बेल और बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में मैंने डिस्कस किया है। साथ ही साथ में जो बेल की डेफिनेशन जो आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको उस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे बेल का ही कॉन्सेप्ट, और इसमें हम बात करेंगे आपके सेक्शन 436 की बात पे। ठीक है, जो आपका सेक्शन 436 है ना, ये किसकी बात करता है? बेल फॉर बेलेबल ऑफेंस। किसके बारे में बात करता है? बेल फॉर बेलेबल ऑफेंस। ओके, मतलब जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनके केस में बेल के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस हैं, वो आपका सेक्शन 436 बात करता है। तो इसका आपका सेक्शन 436 का जो सब सेक्शन 1 है, ये क्या बोलता है? when any person other than a person accused of a non bailable offense, ये कहता है कि कोई भी पर्सन, जब कोई भी पर्सन, ठीक है ना, जब कोई भी पर्सन जो कि एक्यूज है किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए, किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए उसे अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है। देखिए इसमें यहाँ लिखा ना नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो इसका मतलब इन्होंने इन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज, बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है ना, थोड़ी हमेशा थोड़ी टफ सी होती है, उसको थोड़ा समझना मुश्किल है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी बेयर एक्ट की लैंग्वेज को आपको सिंपल तरीके से समझा सकूँ। तो ये देखिए इसमें लिखा है कि जब कोई भी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन, पर वो पर्सन किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो किसका एक्यूज है? किसी बेलेबल ऑफेंस का। तो जब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज है, उसे अरेस्ट और डिटेन किया जाता है विदाउट वारंट, विदाउट वारंट, बिना किसी वारंट के, किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, मतलब किसी पुलिस स्टेशन के ऑफिस जो उसका इंचार्ज है उसके ज़रिए उसे अरेस्ट किया जाता है बिना वारंट के, या फिर उसे आपका कोर्ट में पेश किया जाता है, and is prepared at any time in the custody of such officer or at stage of the any stage of the proceeding before such court to give bail, such person shall be released on bail। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि जब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक्यूज है किसी, आपका एक्यूज है किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए, उसे अरेस्ट या डिटेन किया जाता है बिना वारंट के किसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के ज़रिए, या फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। और इस तरीके का एक्यूज्ड, ठीक है ना, इस तरीके का एक्यूज जो है वो किसी भी समय प्रिपेयर्ड है, ठीक है ना, प्रिपेयर्ड होता है बेल फर्निश करने के लिए, बेल देने के लिए प्रिपेयर्ड होता है, चाहे वो आपका जब वो कस्टडी में है तब, या फिर प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज पे वो पर्सन, एक्यूज पर्सन बेल देने के लिए तैयार है। तो ऐसे पर्सन को शेल बी रिलीज ऑन बेल, उसको रिलीज़ करना चाहिए बेल पे। देखिए इसमें मे नहीं लिखा है, अगर मे लिखते तो एक तरीके से ये क्या हो जाता कि चॉइस हो जाती, पर शेल लिखा है तो ये आपका ओब्लिगेटरी मैंडेटरी हो गया है। तो इस तरीके के पर्सन को बेल पर रिलीज़ करना चाहिए, provided that such officer or court, if he thinks, if he or it thinks fit, may and shall, if such person is indigent and is unable to furnish surety instead of taking bails from such person, discharge him on his executing a bond without sureties for his appearance as hereinafter provided। ये मैंने पढ़ी है बेयर एक्ट की लैंग्वेज। ये जो थोड़ा सा आपको टफ लग रही होगी, इसको मैं थोड़ा सिंपल करके बताती हूँ आपको। इसमें क्या लिखा है कि अगर मान लीजिए ऐसा ऑफिसर, ये क्या प्रोवाइडेड दैट है, इसका मतलब मान लीजिए कि जो वो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का,
और वो जो कोर्ट है जिसमें उस एक्यूज़ को पेश किया गया, और ये एक्यूज़ कौन था, जो कि बेलेबल ऑफेंस के लिए एक्यूज है, ठीक है ना। अगर ऐसे पर्सन को जिसको मतलब अगर उस पुलिस ऑफिसर को या फिर कोर्ट को जिसने उस एक्यूज़ को अरेस्ट किया है या फिर कोर्ट में पेश किया है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो पर्सन कोई आपका इंडिजेंट पर्सन है, इंडिजेंट पर्सन है, तो उससे क्या है, बिना श्योरिटी के भी क्या हो सकता है, उसको बेल दे सकते हैं। अगर वो बेल फर्निश करने के लिए तैयार है पर उसको श्योरिटी नहीं मिल रहा है, तो उस केस में वो जो पुलिस ऑफिसर है या फिर जो कोर्ट है, वो उस पर्सन को डिस्चार्ज कर सकते हैं। किस उसमें डिस्चार्ज कर सकते हैं, उस एक्यूज़ को डिस्चार्ज कर सकते हैं बेल पे बिना श्योरिटी के। पर ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो पर्सन जो है अपनी प्रेजेंस जो है वो आपकी शो करे, किसमें, फ्यूचर या सब्सिक्वेंट जो भी उसके प्रोसीडिंग चलती हैं, ट्रायल चलती हैं, उनके दौरान अपनी प्रेजेंस को शो करें। देखिए ये थोड़ा सा शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, इसको मैं आपको दोबारा से एक बार फिर बता देती हूँ कि जो बेल फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 436 और सीआरपीसी ये कहता है कि जो भी पर्सन आपका बेलेबल ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड है, अगर उसे अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है बिना वारंट के किसी पुलिस इंचार्ज के ज़रिए, पुलिस थाने के किसी ऑफिसर इंचार्ज के ज़रिए, और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, और वो पर्सन इस तरीके का जो एक्यूज़ है वो आपका बेल देने के लिए रेडी है, बेल फर्निश करने के लिए तैयार है किसी भी टाइम पे, मतलब चाहे वो आपका जब कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है तब, या फिर जब आपका प्रोसीडिंग्स चल रही है कोर्ट में उसके दौरान, कभी भी वो पर्सन एक्यूज पर्सन रेडी है बेल देने के लिए। तो बेल के लिए ना उसको डिनाई, इस तरीके के पर्सन को बेल के लिए डिनाई नहीं किया जा सकता, उसको बेल देनी चाहिए या उसको बेल देनी ही पड़ेगी। साथ में ये भी लिखा है कि जो पुलिस इंचार्ज या फिर जो कोर्ट है जिसने, मतलब पुलिस इंचार्ज ने जिसने उस पर्सन को एक्यूज़ किया, मतलब उस पर्सन को अरेस्ट किया था, अगर उसे ऐसा लगता है कि वो पर्सन जो है वो एक इंडिजेंट पर्सन है ना। अभी मैं आपको बताऊंगी इंडिजेंट पर्सन क्या होता है। वो पर्सन एक इंडिजेंट पर्सन है, तो वो उसे ना बिना श्योरिटी के खाली बेल फर्निश करने पे ही उनको रिलीज़ कर सकता है, ठीक है। अब इंडिजेंट पर्सन क्या होता है, इंडिजेंट पर्सन वो पर्सन होता है जो कि एक थोड़े सा पुअर पर्सन है, कि जो आपका कहीं से श्योरिटी नहीं लेके आ सकता है। तो अगर मान लो ये कोर्ट को ये यकीन हो जाता है ये पर्सन जो है पुअर है ना, ये इंडिजेंट पर्सन है और पुअर पर्सन है जो कि आपका श्योरिटी नहीं लेके आ सकता, तो वो बिना श्योरिटी के ही खाली बेल बॉन्ड जो है उसे फर्निश करने पे ही आपका उसे बेल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब ये देखिए इसमें एक एक्सप्लेनेशन लिखा है कि किस पर्सन को आपका क्या माना जाएगा, किस पर्सन को आपका इंडिजेंट पर्सन माना जाएगा। ऐसे किसी भी पर्सन को जो कि ना आपका अ पर्सन इज़ अनेबल्ड, अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन अनेबल है बेल देने के लिए विद इन अ वीक ऑफ डेट ऑफ हिज अरेस्ट, मतलब अपने जब वो आपका अरेस्ट हुआ था उससे 7 दिनों के अंदर, मतलब उससे 1 हफ्ते के अंदर अगर वो आपका क्या बोलते हैं उसे, बेल देने के लिए असमर्थ होता है, मतलब 1 से 7 दिन उसे हो गए, 1 हफ्ता उसे हो गया अरेस्ट हुए हुए, पर वो बेल नहीं दे पा रहा है, ठीक है, उसे बेल नहीं दे पा रहा है, तो ये सफिशिएंट ग्राउंड होता है कोर्ट के मानने के लिए या फिर उस ऑफिसर इंचार्ज के मानने के लिए कि ये कोई इंडिजेंट पर्सन है जो कि बेल फर्निश नहीं कर सकता है। अब साथ साथ में ये क्या क्या प्रोवाइडेड फर्दर दैट दे रखा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम्ड टू अफेक्ट प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 116 और सेक्शन 446A, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि इस सेक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि, मतलब इसके जो प्रोविज़न है इस सेक्शन के जो भी आपके प्रोविजंस हैं, है ना, 436 के जो भी प्रोविज़न है वो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 116 के सब सेक्शन 3 और या फिर आपका जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ये आपका सेक्शन 446A है ना, इसके किसी भी प्रोविज़न को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये तो हो गया हमारा 436 का सेक्शन 436 का सब सेक्शन 1।
अब 436 का सबसेक्शन 2 जो है वो क्या बात करता है, वो क्या बोलता है, देखिए मैं इसको एक बार आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि क्या है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 वेर अ पर्सन फेल्ड टू कंप्लाई with the conditions of the bail bond as regards the time and place of attendance, the court may refuse to release him on bail when on a subsequent occasion in the same case he appears before the court or is brought in custody, and any such refusal shall be without prejudice to the powers of the court to call upon any person bound by such bond to pay the penalty thereof under section 446। ठीक है ना, तो ये आपका सेक्शन 436 का सबसेक्शन 2 है। अब देखिए, अब मैं आपको सिंपल अर्थों में समझाती हूँ कि सेक्शन 436 जो है उसका सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई भी पर्सन जिसको बेल पे रिलीज़ किया गया है और वो पर्सन बेल बॉन्ड की जो कंडीशंस है उनसे कंप्लाई नहीं करता, मतलब उसके अगेंस्ट जाता है, उनको फुलफ़िल नहीं करता है, तो ऐसे पर्सन को जिसे बेल पर छोड़ा गया है और वो बेल की कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो जब भी वो दोबारा उस सेम केस में ट्रायल में आपका आएगा कोर्ट में, ठीक है ना, कोर्ट में आएगा, तो कोर्ट जो है, ठीक है ना, कोर्ट जो है वो उसकी बेल को रिफ्यूज़ कर सकती है, मतलब उसकी बेल जो है वो उसको कैंसिल कर सकती है, उसकी बेल को रिफ्यूज़ कर सकती है, फाइन, उसकी बेल को रिफ्यूज़ कर सकती है। पर ये जो रिफ्यूज़ल है ना बेल का, ये इसमें कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रेजुडाइस नहीं होना चाहिए, ओके। और साथ ही साथ में जो भी आपकी जो बेल बॉन्ड होता है ना, जो भी आपका बेल बॉन्ड के जो भी उसने अमाउंट पे किया है, ठीक है, उसका अमाउंट पे किया है वो भी आपका क्या हो जाएगा, ज़ब्त हो जाएगा, मतलब वो उसको वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आपका सेक्शन 446 है ना, वो क्या कहता है, प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड्स हैव बीन फॉरफिटेड, मतलब उस वो प्रोसीजर जब आपका जो बॉन्ड है, बेल बॉन्ड में जो भी आपको अमाउंट दिया गया है या जो भी आपका उसमें सिक्योरिटी जमा की गई है, वो सिक्योरिटी जो है वो ज़ब्त कर ली जाएगी। तो किस कंडीशन से जब्त कर ली जाएगी वो मेंशन किया गया है। अब देखिए, ये जो मैंने ब्लू इसमें आपको दिख रहा है ना, इस कलर में मैंने थोड़ा सा लिखा है, ये आपके लिए शॉर्ट में लिखने के लिए। अभी तक तो मैंने आपको बेयर एक्ट का जो लैंग्वेज थी ना उसके हिसाब से समझाया। अब मैं आपको, अगर आपको सिंपल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, सेक्शन 436 में वो इसमें मेंशन किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि 436 क्लियरली स्टेट्स दैट अ पर्सन कैन क्लेम बेल मे बी बिफोर पुलिस स्टेशन इटसेल्फ और इफ फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट कोर्ट before magistrate court as a matter of right, not a favor, in case a person accused is detained or अरेस्टेड फॉर अ बेलेबल ऑफेंस। तो ये आपका 436 का जो एक्सप्लेनेशन वो क्या है कि कोई भी पर्सन जो है, अगर वो आपका बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट या डिटेन किया गया है, तो वो पर्सन जो है वो अपनी बेल क्लेम कर सकता है पुलिस स्टेशन में भी, कि जहाँ पर उसे अरेस्ट किया गया है, और अगर मान लीजिए उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया है ना, मजिस्ट्रेट कोर्ट में से पेश कर दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट के सामने भी वो अपनी बेल क्लेम कर सकता है एज अ मैटर ऑफ राइट, मतलब एक अधिकार की तरह वो बेल को क्लेम कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। पर ये जो एक्यूज्ड है वो बेलेबल ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए नॉन बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं उनके लिए एक्यूज है, तो ये सब सेक्शन ये जो आपका सेक्शन है ना 436 ये अप्लाई नहीं होगा। In such offences there is no question of any discretion in granting bail। तो ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं ना बेलेबल ऑफेंस, उसमें आपका मतलब ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे वो डिपेंड नहीं करता है कि बेल ग्रांट करनी है कि नई बेल ग्रांट करनी है। ये आपका एक राइट की तरह होता है। और उस पर्सन को जो पुलिस इंचार्ज जिसने उसे अरेस्ट किया था ना, ऐसे एक्यूज को जो कि बेलेबल ऑफेंस के लिए आपका एक्यूज है ना, वो पुलिस ऑफिसर भी उसे बेल दे सकता है। और अगर मान लीजिए उसे फॉरवर्ड कर दिया गया है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है वो भी बेल ग्रांट कर सकता है। बेल कैन बी क्लेम्ड एज अ राइट एंड देयर इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी imposed upon the police officer as well as the court
टू रिलीज अ पर्सन ऑन बेल इफ़ ही इज़ प्रिपेयर टू गिव बेल। तो ये एक तरीके से स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, मतलब जो हमारे स्टैट्यूट, जो हमारे लॉज है ना, उनसे आपका पुलिस ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया है या फिर जो कोर्ट है जिसमें उसे पेश किया गया है, वो बाउंड है कि अगर पर्सन आपका बेल फर्निश करने के लिए रेडी है, बेल फर्निश करने के लिए रेडी है, तो उनको उसको बेल मिल जानी चाहिए। सच ए पर्सन कैन ऑल्सो बी रिलीज ऑन हिज ओन बॉन्ड इन अ फिट केस। ठीक है, और अगर उन्हें सही लगता है तो वो सिर्फ अपने ही, मतलब अपने बेल बॉन्ड पे ही उस पर्सन को रिलीज़ किया जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसे कहीं से श्योरिटी लेके आने की ज़रूरत पड़े। श्योरिटी कौन होता है? जैसे आप ना गारंटर टाइप, भाई जो आपकी गारंटी दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये भी कोई डिफ़ॉल्ट करेगा ना, कि उसको डिफ़ॉल्ट करेगा, तो सबसे पहले बात कहाँ जाएगी? आपके श्योरिटी के पास में जाएगी, आपका श्योरिटी को पकड़ा जाएगा। It is only where the accused is unable to furnish bail then he should be kept in detention। पर मान लीजिए कि अगर पर्सन जो है वो बेल अपना नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना, बेल देने के लिए असमर्थ है ना, तो उसको आपका डिटेंशन में रखा जा सकता है। पर उसके लिए भी लॉ होता है, आपको पता ही है कि किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है ना, किसी भी केस में अरेस्ट किया गया, तो उसे विदिन 24 आवर्स, ठीक है ना, विदिन 24 आवर्स उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। आपको पता होगा 24 आवर्स का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 24 आवर्स, उसमें आपका जो लाने ले जाने का जो टाइम होगा ना, उसको हटा के ये बोला गया है कि 24 आवर्स के अंदर उसे पेश करना चाहिए। However, where the offences alleged are both bailable and non-bailable, the offence would be tried as non-bailable offence। मान लीजिए कि अगर ऑफेंसेस किसी पर्सन में, जो ऑफेंसेस के लिए एक्यूज है, कोई पर्सन किसी ऑफेंसेस के लिए एक्यूज है और वो जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल भी हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हैं, है ना। इसको कैसे समझते हैं? देखिए, एक पर्सन है ए, ठीक है ना, इसको जिसके लिए अभी बनाया गया है ना, वो आपका बेलेबल ऑफेंस भी है और आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। तो यहाँ पर जो है ना, उसे आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए ही आपका क्या करा जाएगा? ट्राई किया जाएगा। फाइन, नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए ट्राई किया जाएगा, और उसे ना बेलेबल ऑफेंस की, उसने बेलेबल ऑफेंस भी किया है, इसके बेस पे ही उसे बेल नहीं दी जाएगी। किसके बेस पे दी जाएगी? नॉन बेलेबल के जो उसके नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना, उसको देखते हुए कोर्ट, अपने कोर्ट के डिस्क्रिशन है कि उसको आपका बेल ग्रांट करे या फिर ना करे। तो यहाँ पर उसे ना बेलेबल ऑफेंस की बेनिफिट नहीं मिलेगा। Section 50 subsection 2 makes it obligatory for a police officer arresting a person accused of bailable offence without a warrant to inform him of his right to bail। तो आपका जो आपका सीआरपीसी का आपका सेक्शन 50 का सबसेक्शन 2 है, ये आपका पुलिस ऑफिसर की एक ओब्लिगेटरी ड्यूटी बताता है कि जिस पर्सन को उन्होंने अरेस्ट किया है, ठीक है ना, जिस पर्सन को उन्होंने अरेस्ट किया है और जो पर्सन आपका बेलेबल ऑफेंस के लिए अभियुक्त बनाया गया है और उसे बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है, तो उस पर्सन को उसके बेल के राइट के बारे में बताए। ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर सीधा ले जाके उसको अरेस्ट कर दे और उसे बताए ना कि भाई वो बेल भी ले सकता है। उसके राइट्स के बारे में उस पर्सन को बताना इस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है। अब क्या आपका जो आपका ये 2005 का जो अमेंडमेंट है ना, 2005 का जो अमेंडमेंट है सीआरपीसी में, उसने रिमूव कर दिया द श्योरिटीज़ इन केस ऑफ इंडिजेंट पर्सन। मैंने बात करी थी ना कि जो इंडिजेंट पर्सन होता है उसको श्योरिटी लाने की ज़रूरत नहीं है बेल के लिए। तो 2005 का जो अमेंडमेंट है ना सीआरपीसी का, उसने इस श्योरिटी की जो ओब्लिगेशन है किसके लिए? बेल के लिए, उसको रिमूव कर दिया है। इन लीगल पार्लेंस एन इंडिजेंट पर्सन डज नॉट पोजेस द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू पे द कोर्ट फी। तो लीगल पार्लेंस में अगर हम लीगल उसमें हम समझे, तो ये जो इंडिजेंट पर्सन होता है ना, उसके पास मतलब एक तरीके से फाइनेंशियली वीक होता है, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो कोर्ट फीस वगैरह दे सके, उसे हम इंडिजेंट पर्सन मानते हैं। और उस इंडिजेंट पर्सन के केस में श्योरिटी लाना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 436, ठीक है ना। सेक्शन 436 जो है ये हमारा हो गया है। अब देखिए इसके साथ ही साथ में ना, इसी सेक्शन के साथ में हम सेक्शन 436A भी पढ़ लेते हैं।
436A जो है वो किसकी बात करता है, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। मतलब अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है उसको हम कितने टाइम तक डिटेन करके रख सकते हैं। ओके, एक काम करते हैं, इसको भी ना हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको अभी पढ़ा दूंगी ना तो थोड़ा सा आपके लिए हौच पौच हो जाएगा। तो 436 हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ते हैं। टिल देन मिलते हैं, बाय।